फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल लॉ वाज यूज्ड बाय द इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट? कौन सा मॉडल लॉ यूज किया गया था आर्बिट्रेशन एक्ट को बनाने के लिए? इसके ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, या यूरोपियन मॉडल था, या यूनिट्रायल मॉडल था? इसका आंसर है यूनिट्रायल 1985। स्टूडेंट्स, फ्रेश एडवोकेट्स, खेलें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर का क्विज कंपटीशन और जीतें लाखों के इनाम। Join Telegram group today. The link is given below in the description. सेकंड क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, इंग्लिश में तो आप पढ़ ही सकते हैं, इसलिए मैं इसकी हिंदी वर्जन ही कर रहा हूं। इसके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को कवर करना, सेकंड ये इंश्योर करना कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो काम करें लिमिटेशन में विद इन द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, या फिर टू मिनिमाइज द सुपरवाइजरी रोल ऑफ कोर्ट्स इन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस, या नोटा मींस नन ऑफ द अबव। और इसका आंसर है टू मिनिमाइज द सुपरवाइजरी रोल ऑफ कोर्ट्स इन आर्बिट्रल प्रोसेस, मतलब ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। थर्ड क्वेश्चन, ये बात करता है पावर ऑफ कोर्ट की, आर्बिट्रेशन कोर्ट की, कि जिसमें ये होना जरूरी है। ऑप्शंस क्या हैं? द पावर एंड जुरिस्डिक्शन टू एडवाइज द पार्टीज, या फिर पावर एंड जुरिस्डिक्शन टू रिव्यू द अवार्ड, मतलब जो डिसीजन लिया है उसको रिव्यू करना। थर्ड ऑप्शन, द पावर एंड जुरिस्डिक्शन टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। फोर्थ ऑप्शन, द पावर एंड जुरिस्डिक्शन टू कॉल फॉर अनदर आर्बिट्रेटर। इसका आंसर है द पावर एंड जुरिस्डिक्शन टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट 1 जो है आर्बिट्रेशन का वो किससे डील करता है? ऑप्शंस क्या हैं? द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया, या इंडिया के बाहर कहीं भी एशिया में, या इंडिया के बाहर लेकिन कहीं भी यूरोप में, इंडिया के बाहर लेकिन दुनिया की किसी भी जगह पे। और इसका आंसर है द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया, मतलब पार्ट 1 आर्बिट्रेशन का जो है वो ये डील करता है कि जो आर्बिट्रेशन की जगह है वो इंडिया में होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, जो पार्ट 1 है आर्बिट्रेशन का, उसमें अगर डिसीजन लेते हैं, अवार्ड करते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस क्या हैं? डोमेस्टिक अवार्ड, फॉरेन अवार्ड, जर्नल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड। याद है पार्ट 1 हमने अभी क्या क्या था कि वो इंडिया में होगा, मतलब इसका आंसर है डोमेस्टिक अवार्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन, जो आर्बिट्रेशन है वो किन मुद्दों को कवर करती है? ऑप्शंस ये हैं कि जुडिशियल अथॉरिटी कैन इंटरवीन जर्नली, मतलब जो जुडिशियल अथॉरिटी है वह हस्तक्षेप कर सकती है आर्बिट्रेशन प्रोसेस में। सेकंड ऑप्शन कहता है कि जुडिशियल अथॉरिटी जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकती है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी परिस्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। थर्ड ऑप्शन कहता है कि जुडिशियल अथॉरिटी कैन नॉट इंटरवीन, मतलब हस्तक्षेप तो नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, लेकिन वहां कर सकती है जहां पे बताया गया हो इस पार्ट में। और फोर्थ ऑप्शन ये कहता है कि भाई इसका जवाब ए या सी है, और इसका आंसर है अ जुडिशियल अथॉरिटी कैन नॉट इंटरवीन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, मतलब जुडिशियल अथॉरिटी हस्तक्षेप नहीं करेगी लेकिन वहां करेगी जहां इस पार्ट में बताया गया हो, पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वह शुरू कब हो जाती हैं? इसके ऑप्शंस है ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट, मतलब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग की जो रिक्वेस्ट है वो रिस्पोंडेंट को जिस दिन दे दी जाती है। सेकंड ऑप्शन है यह तब शुरू होती हैं जब रिस्पोंडेंट अपनी हामी भर देता है आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट पे कि इस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाए, वहां शुरू होंगी। थर्ड ऑप्शन है जब आर्बिट्रेटर जो नियुक्त किया गया है वह पार्टीज को नोटिस देता है कि भाई आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वह शुरू होने वाली हैं। फोर्थ ऑप्शन, जिस तारीख को स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या रिटन सबमिशन ऑफ डिफेंस इज मेड, मतलब जब दोनों पार्टी अपने अपने दस्तावेज पेश कर देती हैं। तो इसका आंसर है ए, ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट। एट्थ क्वेश्चन, जो 1996 की प्रोविजन है इस आर्बिट्रेशन एक्ट की, वो पुराने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का जो है उससे अनइन्फ्लुएंस्ड है। ऐसा प्रिंसिपल कौन से केस में ऑब्जर्व किया गया था
देखिए फर्स्ट जो है वर्ड वो ही इनफ होता है याद करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एमसीक्यूज हैं। एमएमटीसी केस, सुंदरम फाइनेंस, ओलंपस सुपर स्ट्रक्चर्स केस या अरोमा वाला। इसका आंसर है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। बस इतना ही याद करना काफी है। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो एटलीस्ट आप इसको अटेम्प्ट तो कर सकेंगे। 9th क्वेश्चन, ये किस केस में डिसाइड हुआ था कि वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होती है वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स पर डिपेंड नहीं करती है, एज द एक्ट डज नॉट सुजेस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स फॉर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। एक्ट में कहीं नहीं कहा गया है कि इतने आर्बिट्रेटर्स होने जरूरी हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, एमएमटीसी, सुंदरम फाइनेंस, ओलंपस या अरोमा। इसका राइट आंसर है एमएमटीसी लिमिटेड। बस इतना याद करना काफी है। 10th, एन आर्बिट्रेटर ये कौन होता है भाई? 4 ऑप्शंस हैं। इज चूजन एंड पेड बाय द डिस्प्यूटेंट। एक आर्बिट्रेटर वह है जिसको डिस्प्यूटेंट मतलब जिन दो पार्टियों में झगड़ा या किसी प्रकार का मतभेद हो गया है उनके द्वारा चूज किया जाता है, चुना जाता है और उनके द्वारा ही पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है एक्ट इन अकॉर्डेंस विद प्राइवेटली चूजन प्रोसीजर सो फार एज दैट इज नॉट रिपुग्नेंट टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब एक आर्बिट्रेटर वह होता है जो प्राइवेटली चूजन के प्रोसीजर के हिसाब से, जैसे कि जिन्होंने चूज किया है, जिन दो कंपनियों ने चूज किया है अगर हम कह लें, उनके अकॉर्डिंगली काम करता है, लेकिन वह पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहती है कि सिर्फ ए करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन कहती है कि भाई ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, और इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं। 11th क्वेश्चन, एन आर्बिट्रल अवार्ड जो उसका डिसीजन होता है वो क्या होता है? इट मस्ट बी कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट आर्बिट्रेटेड, या इट मस्ट बी फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्ट, या ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, या सिर्फ ए करेक्ट है। और राइट आंसर है डी, मतलब सिर्फ ए। अब ये टेक्निकल देखो क्वेश्चन, अगर आपको लगता है ना कि भाई मस्ट बी कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट आर्बिट्रेटेड इज द राइट आंसर, तो इसको नहीं चूज करना है, चूज डी ऑप्शन को करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि सिर्फ ए करेक्ट है। 12th क्वेश्चन, आर्बिट्रल अवार्ड। अब ये दोबारा पूछ रहा है कि वो क्या होता है। ए हैज टू बी इन राइटिंग बट नीड नॉट बी साइंड, मतलब उसको साइन करने की जरूरत नहीं है, रिटन में दे दिया बस वो ही बहुत है। बी कह रहा है कि नहीं भाई, हैज टू बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, मतलब लिखित रूप में भी होना चाहिए और साइन भी करने चाहिए। सी कह रहा है कि मे बी ओरल, अरे भाई मुंह से बोल दिया उन्होंने तो बस वही डिसीजन है। और डी कह रहा है नहीं भाई, कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और इसका राइट आंसर है बी, इट हैज टू बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। भाई लिखित रूप में साइन करके दी जाए तभी उसको मान्यता प्राप्त होगी। क्वेश्चन 13, इसके ऊपर और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इट मस्ट स्टेट द रीजन अपॉन विच इट इज बेस्ड। सेकेंड ऑप्शन कहती है कि मस्ट स्टेट द रीजन अपॉन विच इट इज बेस्ड ओनली व्हेन द पार्टीज हैव एग्रीड फॉर द सेम। दोनों में फर्क है। पहला कह रहा है कि उसको कारण बताना पड़ेगा, किस आधार पे आपने डिसीजन लिया है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये आपको कारण तब बताना पड़ेगा अगर पार्टीज एग्री करती हैं बताने के लिए। थर्ड ऑप्शन तो बात ही खत्म कर रहा है, कहता है नीड नॉट स्टेट द रीजन अपॉन विच इज बेस्ड। फोर्थ ऑप्शन कहता है मे स्टेट और मे नॉट स्टेट द रीजन अपॉन विच इट इज बेस्ड एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, मतलब उनकी मर्जी है वो बताए या ना बताए कि किस आधार पर फैसला लिया गया है। और इसका राइट आंसर है मस्ट स्टेट द रीजन अपॉन विच इट इज बेस्ड। क्वेश्चन 14, आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड ईच पार्टी शैल बी डिलीवर्ड। हर एक पार्टी को क्या दिया जाएगा जब फैसला ले लिया गया है आर्बिट्रेशन द्वारा? द ओरिजिनल अवार्ड, या अ साइंड कॉपी ऑफ द अवार्ड, या अ फोटोस्टेट कॉपी ऑफ द अवार्ड, या एन अनसाइंड कॉपी ऑफ द अवार्ड। और इसका राइट आंसर है ए साइंड कॉपी ऑफ द अवार्ड। Question 15, is sum directed to be paid by an arbitral award shall carry interest। सिंपल भाषा में बोले तो जब वो फैसला लेती है कि भाई ब्याज समेत पैसा देना पड़ेगा, तो क्या रेट पे देती है वो? 6%, 12%, 18% या 24%। और ये ब्याज दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड, मतलब जिस तारीख को ये डिसीजन लिया गया है, टिल द डेट ऑफ पेमेंट,
जब तक इसकी पेमेंट का भुगतान ना किया गया। 18%। अब आपको याद हो गया है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है वह 18% लगाती है फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड टिल द डेट ऑफ द पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 16। बेसिकली ये सेक्शन 35 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में पूछ रही है कि वेदर इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज और बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट अथॉरिटी और बाइंडिंग ऑन फर्स्ट पार्टी ओनली जिसने केस किया है, और विल बी बाइंडिंग ऑन पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम रिस्पेक्टिवली। मतलब आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है वह किस किस पर लागू होगा, और इसका राइट आंसर है ये लागू होगा पार्टीज पर और उन लोगों पर जो उनके साथ क्लेम के लिए खड़े हैं। 17th क्वेश्चन। आर्बिट्रल अवार्ड को उसी तरह से लागू किया जाएगा जैसे कि क्या चार ऑप्शंस हैं? ए लोकल अथॉरिटी, बी द कोर्ट, सी द ट्राइब्यूनल, या डी कहता है बी और सी मतलब द कोर्ट और द ट्राइब्यूनल, और इसका राइट आंसर है द ट्राइब्यूनल। 18th क्वेश्चन। एन आर्बिट्रल अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल, ये कब लागू होने की हालात में होता है? ए द टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड हैज एक्सपायर्ड एंड नो सच एप्लीकेशन हैज बीन मेड, मतलब जो फैसला हुआ है उसके बाद जो अपील का समय होता है वो खत्म हो गया है, क्या ये तब लागू होता है? या बी एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड हैज बीन रिफ्यूज्ड, या कोई ऐसी एप्लीकेशन के फैसले के ऊपर आपत्ति जो जताई गई थी उसको मना कर दिया गया है। सी कहता है या ए होगा या बी होगा, और डी कहता है ना ही ए है और ना ही बी है, और इसका राइट आंसर है सी, मतलब ए या बी, या तो अपील करने का समय खत्म हो चुका है या जो अपील की गई थी उसको मना कर दिया गया है। 19th क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? एन आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी इन्फर्ड विद if it is contrary to the substantive provisions of the act or against the terms of the contract. B. An arbitral award can be set aside if the arbitral tribunal has not followed the mandatory procedure prescribed under the act. C. An arbitral award can be set aside if it is contrary to the fundamental policy of Indian law or the interest of India or justice or morality. डी कहता है ये सारी ही बातें सही हैं, और इसका राइट आंसर है डी, सारी ही बातें सही हैं। देखिए, हमें आर्बिट्रेशन के बारे में अगर कुछ नॉलेज है ना तो ऐसी स्टेटमेंट को कवर करना बहुत आसान है। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली उसको टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच करना चाहिए कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कोई भी पार्टी उसके खिलाफ ना जाए, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था पार्टी द्वारा। बी, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का एक प्रोसीजर होता है वो एक्ट में दिया गया है, अगर उसको फॉलो नहीं करती है तो उसके डिसीजन को मान्यता दी जाएगी क्या? तो ये बी जो स्टेटमेंट है ये भी सही है कि अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपना ही प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगी तो उसके फैसले को भी लागू नहीं करवाया जा सकता, ये बात भी सही है। सी, किसी भी ट्राइब्यूनल के फैसले को नहीं माना जाएगा अगर वो किसी भी इंडियन पॉलिसी, इंडिया के खिलाफ, जस्टिस या मॉरलिटी के खिलाफ हो, तो सिंपल सी बात है डेफिनेटली नहीं माना जाएगा। तो ये सारी स्टेटमेंट सही हैं। 20th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पहले पूछा गया था स्टेटमेंट कौन सी सही है इनमें से, अब पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनमें से। ऑप्शंस है आर्बिट्रल अवार्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन। सी, आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरम अवार्ड। डी, नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव, और इसका राइट आंसर है ए, एन आर्बिट्रल अवार्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये भाई साहब गलत आंसर है एक्चुअली, लेकिन यही तो पूछा गया था कि कौन सा गलत आंसर है। अगर आपको और सीरीज चाहिए और एमसीक्यूज चाहिए, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये आप पे डिपेंड करता है दैट वी शुड कंटिन्यू द एमसीक्यू सीरीज। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।